तो इस वीडियो में मैं ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ इस बोरिंग से माउंटेन को एक ब्यूटीफुल से विलेज में। क्या मैं इस जगह पे एक कस्टम विलेज बना पाऊंगा? आइए देखते हैं। उससे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मुझे पूरे 55 घंटे लगे और एडिटिंग का तो पूछो ही मत। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले मैंने कुछ ट्रीज को काटा, फिर एक क्राफ्टिंग टेबल बना के कुछ चेस्ट बनाए ताकि उनमें मैं वो सारे आइटम्स रख पाऊं जिनकी मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन में जरूरत पड़ने वाली है। मैंने एक के ऊपर एक उन चेस्ट को रखा, फिर अपने इन्वेंट्री से सारे डीप स्लेट ब्लॉक को उसमें डाल दिया। उसके बाद मेरे पास जितनी भी चेस्ट में जो भी सामान पड़ा था मैंने उनको इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि इस हार्डकोर वर्ल्ड में मैंने एक एक चीज को पहले से प्लान किया हुआ था, इसलिए मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने अपने डायमंड ट्री के पास से सारे शल्कर बॉक्स को इकट्ठा किया जिनमें बहुत सारा डीप स्लेट पड़ा था, जो मैंने इस ट्री को बनाते वक्त डायमंड माइनिंग से इकट्ठा किया था। मैंने एक एक करके सब कुछ उन चेस्ट में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और कई दिन तो मुझे सिर्फ इसी काम में बीत गए। मैंने वो सब कुछ इन चेस्ट में रखना शुरू कर दिया था जिसे मैं यूज करना चाहता था। इससे मुझे ये पता चल पा रहा था कि मेरे पास क्या क्या ऑलरेडी है और क्या मुझे लेकर आना है। साथ ही मैंने कुछ कॉबल स्टोन को भी स्मेल्ट करने रख दिया था, क्योंकि मेरे पास स्टोन की थोड़ी सी कमी थी। और सब कुछ करने के बाद मैंने थोड़े से स्प्रूस के सैपलिंग को प्लांट किया और फिर जाके सो गया। और अगले दिन कुछ खाली शल्कर बॉक्स को लेकर मैं नेदर के लिए निकल गया, क्योंकि इस बिल्ड में मैं बोन ब्लॉक यूज करने वाला था और उनके लिए नेदर से बेटर जगह और क्या ही हो सकती है। और सोल सैंड वैली पहुंचकर मैंने बोन ब्लॉक्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बोन ब्लॉक्स को माइन करने का मजा ही कुछ और है, एकदम सेटिस्फाइंग। काफी सारा बोन ब्लॉक माइन करने के बाद भटकते हुए मैं एक वॉर्प्ड फॉरेस्ट पहुंचा, जहां से मैंने कुछ वुड कलेक्ट किया और साथ ही श्रूम लाइट भी। वॉर्प्ड वॉट को तोड़ते वक्त मुझे पहली बार ये पता चला कि श्रूम लाइट को पिकैक्स से नहीं बल्कि हो से माइन करते हैं, और हो से तो वो बस नैनो सेकंड में माइन हुए थे। तो गाइस किस किस को पहले से पता था कमेंट में जरूर बताना। आगे जाके मुझे एक फोर्ट्रेस दिखी तो मैं वहां पहुंच गया, और वहां पहुंचते ही जो मुझ पर हमला हुआ मानो ऐसा लग रहा हो वो लोग पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। जान बचाने के लिए मैं वहां से दूर भागा और एक सेफ जगह पर वापस लैंड किया। और फिर क्या था, फायर प्रोटेक्शन का पोशन पीने के बाद तो मैं खुद ही उन लोगों से भिड़ने चले गया। मुझ पर जैसे ही ब्लेज के फायरवॉल का असर बंद हुआ तो ये देख के बेचारे सारे के सारे ब्लेज सदमे में चले गए। उसके बाद तो मैंने उनके ठिकाने पर पहुंचकर उनकी खूब धुलाई की और खूब सारे ब्लेजेस को इकट्ठा किया फ्यूल के लिए। फोर्ट्रेस से वापस आने के बाद मैंने वापस से बहुत सारे बोन ब्लॉक्स को इकट्ठा किया, फिर वापस ओवरवर्ल्ड में आ गया। ओवरवर्ल्ड में मैं अपने पुराने विलेज में निकला था। मैंने वहां से कुछ फ्लावर्स तोड़े और फिर एक विलेज से थोड़े हे बेस भी लिए। मुझे घरों की वॉल्स के लिए बोन ब्लॉक के साथ में मशरूम स्ट्यू की भी जरूरत थी, तो मैंने एक उड़ान भरी और निकल गया मशरूम आइलैंड ढूंढने के लिए। काफी देर तक उड़ने के बाद मुझे एक अजीब सी चीज दिखी जो थोड़ी सी जानी पहचानी भी थी। जब मैं पास गया तो वो एक मशरूम आइलैंड था, और आइलैंड तो नाम इस पर सूट भी नहीं कर रहा था। लेकिन इस 10 ग्राम के आइलैंड पर मैंने बोन मिल से कुछ मशरूम उगाए और सिल्क टच पिकैक्स से पूरा आइलैंड ही उड़ा डाला। मैं वहां से वापस जा रहा था कि तभी मुझे एक स्प्रूस जंगल दिखा, तो मैंने वहीं से स्प्रूस के वुड कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और कुछ देर की मेहनत के बाद मैंने ऑलमोस्ट एक शल्कर भर के वुड कलेक्ट कर लिया था। रास्ते में मुझे एक डार्क ओक फॉरेस्ट भी दिखा, जिसमें उस 10 ग्राम के आइलैंड से कई ज्यादा मशरूम थे। मेरे पास सिल्क टच के नाम पर सिर्फ एक डायमंड की पिकैक्स ही थी, तो मैंने उसी को यूज करते हुए मशरूम को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सही टूल में सिल्क टच ना होने की वजह से मेरा यहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। खैर मैंने बहुत सारे मशरूम स्ट्यू और मशरूम ब्लॉक इकट्ठे कर लिए थे, और साथ ही वहां से कुछ डार्क ओक लॉग भी। मुझे उसी जंगल में एक अजेलिया ट्री भी दिखा था। मैंने हो से उसकी कुछ लीव्स इकट्ठी की, फिर लश केप तक पहुंचने के लिए नीचे खोदने लगा। मुझे वहां से रूटेड डर्ट भी मिली जो मेरे बहुत काम की थी। उसी रूटेड डर्ट को माइन करते हुए मैं लश केप तक पहुंच गया, और वहां से मैंने बहुत सारा क्ले इकट्ठा किया। मैं अंडरग्राउंड माइन करूं और मुझे डायमंड ना मिले, क्या ऐसा कभी हो सकता है? मैंने जल्दी से सिल्क टच की पिकैक्स से उन डायमंड्स को माइन किया, फिर लश केप से कुछ और चीजें लेने के बाद मैं वहां से वापस बेस के लिए निकल गया। मेरे टूल्स की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं एंड में गया और एंडरमैन एक्सपी फार्म पर जाके उन टूल्स को रिपेयर करने लगा। बेस पर वापस आने के बाद मैंने अच्छे से उस जगह को देखा और सोचने लगा कि मुझे शुरुआत कहां से करनी है। मैंने कुछ डर्ट ली और टेरेन को फिक्स करने लग गया। साथ ही मैं ये भी सोचता जा रहा था कि मुझे किस जगह पर कैसा घर बनाना है। मैंने पहले भी विलेज ट्रांसफॉर्म किया था, पर मुझे इस बार कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जो इससे पहले मैंने कभी ना किया हो।
काफी देर काम करने के बाद मैंने उस एरिया को फिक्स कर लिया था और अब मैंने उसमें एक पाथवे बनाना स्टार्ट कर दिया जिससे मुझे अपने विलेज का एक लेआउट मिल जाए। इस प्रोजेक्ट में मैं अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना चाहता था, इसलिए मैं हर एक चीज को अच्छे से और बेटर तरीके से कर रहा था। पाथवे कंप्लीट करने के बाद मुझे अपने विलेज का एक बेसिक आइडिया मिल चुका था और अब मेरे लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो चुकी थी। अगली सुबह मैं अपनी वूल फैक्ट्री आया और वहां से मैंने कुछ वूल लिया ताकि मैं अपने हाउसेस के लेआउट बना सकूं। फिर क्या था, मैंने एक एक करके सभी हाउसेस के लेआउट बनाना स्टार्ट कर दिया और पता है क्या, इन लेआउट्स को बनाने में मुझे बहुत टाइम लग चुका था। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर लेआउट में इतना टाइम लग रहा है तो पूरा विलेज बनाने में कितना लगेगा। लेआउट कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने पहले घर के लिए कुछ क्राफ्टिंग की और अपने इस विलेज का पहला घर बनाना शुरू कर दिया। मैंने वॉल्स पर थोड़ी डिटेलिंग की, पर फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी सिर्फ स्ट्रक्चर पर फोकस करूंगा और बाकी सब काम बाद में। मैंने ना ही घर में कोई विंडो लगाई और ना ही कोई डोर। अभी मेरा फोकस सिर्फ अच्छे स्ट्रक्चर बनाने में था। पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद जैसे ही मैंने उसे दूर से देखा तो वो जगह कुछ अलग लगने लगी थी, पर मेरी ये खुशी ज्यादा देर इन पिलेजर से देखी नहीं गई। आ गए अपनी धीमी गति वाली क्रॉसबो लेकर। खैर, जब इनका पूरा झुंड मेरा कुछ नहीं कर पाया तो ये लोग क्या ही करेंगे। लेआउट बनाने का मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था क्योंकि उससे मुझे काफी हेल्प मिल रही थी अपने हाउसेस के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। थोड़ी देर में ही मैंने अपने 3 हाउसेस कंप्लीट कर लिए थे। मैं एक के बाद एक अलग अलग वैरायटी के घर बनाना चाहता था। पता है क्या, कुछ हाउसेस को तोड़ के मुझे दोबारा से रिबिल्ड करना पड़ रहा था। ये काम थोड़ा सा इरिटेटिंग तो था, मगर मुझे सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए था। कुछ देर बाद मैंने क्ले ब्लॉक का एक टावर बना के उसे माइन करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे अपने अगले हाउस के लिए ब्रिक वॉल बनानी थी। क्ले को स्मेल्ट करने के बाद मैंने अपना अगला हाउस ब्रिक वॉल से बनाया। पर जब दूर से मैंने इसे देखा तो ये मेरे उस बिल्ड स्टाइल से मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने इनको वापस बोन ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया। मैं अपना काम कर ही रहा था कि तभी वहां पर एक वॉन्डरिंग ट्रेडर भी आ पहुंचा और हमेशा की तरह उसके पास एक भी मेरे काम की चीज नहीं थी। मन तो कर रहा था कि उसको मार डालूं, पर ऑलरेडी इतने दिनों से काफी बारिश हो चुकी थी और मुझे उसके लामाज के थूक में नहाना नहीं था। वो वहीं पर मुझे अपने प्रोडक्ट्स के फीचर बताता गया और मैं अपना काम करता गया। मैंने जितने भी लेआउट बनाए थे ये उनमें से आखिरी हाउस था और एक बार फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा था, पर काम करने में मजा नहीं आ रहा था। घर बनाते बनाते मेरे स्प्रूस वुड भी खत्म होने लगे थे, इसलिए मैंने बोन मिल से कुछ सैपलिंग प्लांट किए और फिर से वुड इकट्ठा करने में लग गया। वुड को रखने के लिए जैसे ही मैंने अपनी चेस्ट ओपन की तो पता चला कि बोन मिल भी अब बस खत्म होने को है। तो फिर क्या था, वापस जाना पड़ा नेदर में उन्हें इकट्ठा करने के लिए। नेदर से आने के बाद मेरे पास फिर से बहुत सारे बोन ब्लॉक इकट्ठे हो चुके थे। मैंने लेआउट वाले तो सारे घर बना लिए थे, पर मेरा ये विलेज अभी विलेज जैसा लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने कुछ और हाउसेस को बिल्ड करना शुरू कर दिया। मैंने अपने इस कस्टम विलेज में एक बार्न हाउस भी बनाया था जो मुझे कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा था और उसकी डायरेक्शन भी मुझे सही नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपने पुराने बार्न हाउस को तोड़ के एक न्यू बार्न हाउस बिल्ड किया। और अब बारी थी अपने इस विलेज में एक विंड मिल बनाने की, जो इससे पहले मैंने कभी भी नहीं बनाया था। मैंने सबसे पहले कुछ वुड काटे और फिर एक एरिया क्लियर करके विंड मिल बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। मैंने इससे पहले कभी भी विंड मिल नहीं बनाई थी, इसलिए मुझे इसके फैंस बनाने में थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगा, पर अपनी विंड मिल बनके तैयार हो चुकी थी और इसी के साथ अपने सारे स्ट्रक्चर बनके रेडी थे और अब बारी थी इनको डेकोरेट करने की। मैंने चेस्ट से सारा जरूरी सामान निकाला और एक एक करके सारे घरों में विंडो और डोर लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद मैं विंड मिल के अंदर गया और एक लैडर लगा के सारे फ्लोर्स पर लैंटर्न लगा दी।
मैंने हाउसेस के विंडोज को डेकोरेट किया, फिर उनमें भी लैंटर्न लगानी शुरू कर दी और साथ ही उनकी वॉल्स पर टेक्सचर देने के लिए मैं डिटेलिंग भी करता जा रहा था। और एंड में मैंने घरों के बाहर भी लैंटर्न लगानी शुरू कर दी। लैंटर्न लगने के बाद तो घरों की रौनक ही कुछ अलग थी, पर अभी मुझे इसमें बहुत कुछ करना था। सारे घरों में लैंटर्न लगाने के बाद मैंने पाथवे को स्टोन पाथवे में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो और ज्यादा अच्छा लग सके। और इस डर्ट के पाथवे को स्टोन के पाथवे में चेंज करने के साथ ही मेरे इस विलेज का लुक कंप्लीटली चेंज होने लगा था। पाथवे कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ एंडेसाइट माइन किया और फिर एक क्लिफ बनाना शुरू कर दिया। मैं इस क्लिफ को इसलिए भी बना रहा था ताकि उस जगह का लुक थोड़ा सा चेंज हो जाए और वहां तक पाथवे ले जाना भी थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि मेरा वो घर हिल की वजह से थोड़ा ढक सा गया था। और इसी के साथ टाइम आ चुका था एक और बार अपने टूल्स को रिपेयर करने का। तो मैंने एक उड़ान भरी और फिर से निकल गया एंडरमैन एक्सपी फार्म में टूल्स को रिपेयर करने के लिए। अपनी इस जगह को धीरे धीरे एक विलेज का रूप लेते देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और गाइज, अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक करके मेरे इस बिल्ड को 4 चांद लगा दो। सो गाइज, अब मैं कुछ ऐसा बनाने वाला था जो मैंने इस वीडियो को बनाते वक्त सोचा भी नहीं था, पर इस जगह पर इतने टाइम से काम करते हुए मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना एक लेक बना लिया जाए। तो मैंने अपनी शोवल से एक लेक का नेचुरल शेप बनाना शुरू कर दिया। दूर से देखने पर यह शेप बहुत सही लग रही थी और ये जगह भी इसके लिए एकदम परफेक्ट थी। लेक की वजह से मेरा काम तो थोड़ा सा जरूर बढ़ गया था, पर मुझे पता था कि ये काम 100% वर्थ इट होने वाला है। लेक बनाते हुए मुझे एक और आइडिया है कि क्यों ना इस लेक के पानी को नीचे नदी से कनेक्ट कर लिया जाए। तो मैंने पाथवे के नीचे से एक टनल निकाली और उसमें पानी डाल के उसे नीचे नदी से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने अपने बार्न हाउस के पास फेंस से एक एरिया बनाया ताकि वहां पर मैं कुछ एनिमल्स को ला सकूं। फेंसिंग करने के बाद मैंने घर की विंडोज में कुछ फ्लावर्स लगाए। मेरे विलेज में बहुत सारी खाली जगह थी और मुझे इस जगह को डेकोरेट करना था। मैंने लेक के पास एक छोटा सा माइनिंग एरिया बनाया जिसमें से डायमंड की माइनिंग हो रही थी। ये सिर्फ एक डेकोरेशन था, पर अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने दूसरी खाली जगह पर कुछ वुड लॉग रख के उनके ऊपर रेल लगा दी। फिर कुछ लैंटर्न और एनविल लेके मैंने जगह जगह विलेज पर लाइट पोस्ट बना दी जो इस विलेज को एकदम मिडीवल लुक दे रहे थे और ये दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद मैंने एक घोड़ा गाड़ी बनाई। मुझे यहाँ पर घोड़े तो आसपास नहीं मिले, पर 2 डोंकी यहाँ पर तब से घूम रहे थे जब से मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया था, इसलिए मैंने उन्हें इस विलेज का सबसे पहला निवासी बना दिया और हमारी गधा गाड़ी बन के तैयार भी हो गई थी। फिर मैं अपने बार्न हाउस के लिए काव लेकर आया और उसके बाद चिकन, शीप और एक और काव को लेकर आया। फिर कैरेट लेके मैं पिग्स को भी बार्न हाउस में ले आया था और एंड में बारी थी गोट्स को लाने की, जो बहुत ही मुश्किल था क्योंकि पाउडर स्नो के ट्रैप में मैं बार बार फंस रहा था और मेरे साथ मेरे वो गोट्स भी उसमें फंस रही थी। बहुत देर तक इरिटेट होने के बाद मैंने एक पाथवे बनाया और गोट्स को वहां से नीचे लेके आ गया। वीट के लालच में कुछ शीप भी मेरे साथ आने लगी और हम लोग धीरे धीरे से अपने बांध की तरफ बढ़ने लगे थे। और फाइनली मैंने गोट्स को भी बांध में रख दिया था। मेरा ये लेक बना तो बहुत अच्छा था, पर यह बहुत खाली खाली सा लग रहा था, इसलिए मैंने अपनी सारी चेस्ट को चेक करना शुरू किया और मुझे इसे डेकोरेट करने के लिए बहुत कुछ मिल चुका था। मैंने सब कुछ इन्वेंट्री में रखा और लेक को डेकोरेट करना शुरू कर दिया। अब लेक में लगाने को लोटस तो माइनक्राफ्ट में नहीं थे, इसलिए मैंने खुद के DIY लोटस बना दिए जो रियल लोटस से कम नहीं लग रहे थे। डेकोरेशन के साथ साथ मैंने अपनी इस प्यारी सी एक्सोलोट को बना दिया इस लेक की क्वीन, जिसको अभी भी अपने किंग की तलाश थी। और फाइनली हमारा ब्यूटीफुल सा लेक बनके रेडी हो चुका था। मैंने कुछ कंपोस्टर क्राफ्ट किए और उनको सारे डोर्स पर रखकर उनको भी डेकोरेट किया। अपने बार्न हाउस को डेकोरेट करते टाइम मैंने ये देखा कि बार्न हाउस में गोट तो है ही नहीं, वो तो बड़े मजे से बाहर घूम रही थी और तब जाके मुझे समझ आया कि गोट्स के लिए फेंसिंग कम थी। मैं जल्दी से कुछ लीड लेकर आया और गोट्स को वापस लाके फेंस से बांध दिया। वो अभी भी जंप तो कर रही थी, पर अब शायद वो कहीं जा ना पाए। मैं एक एक करके अपने सारे काम खत्म करता जा रहा था और अब बारी थी अपने विलेज के रूफ में चिमनी लगाने की।
मैंने एक एक करके सभी घरों में चिमनी लगाई और अब मेरा ये विलेज काफी अच्छा दिखने लगा था। चिमनी बनाने के बाद मैंने अपने बार्न हाउस के पास में एक बगी बनाई जिसमें मैंने डेकोरेशन के लिए हे बेल रख दिए। फाइनली अब बारी आ चुकी थी अपने इस विलेज में 4 चांद लगाने की। मैंने अपने विंड मिल के पास का एरिया फिक्स किया क्योंकि मुझे यहाँ पर फ्लावर और वीट फील्ड्स बनाने थे। मैंने सबसे पहले कुछ ट्रीज को यहाँ से हटाया, फिर उस एरिया को मैंने शेप देना शुरू कर दिया। और इतने टाइम से काम करने के बाद मेरी लैंडस्केपिंग भी अब काफी इंप्रूव हो चुकी थी। एरिया रेडी करने के बाद मैंने अपने उस पाथवे को विंड मिल से कनेक्ट किया और फिर उसमें भी कुछ डिटेलिंग ऐड कर दी। उसके बाद कॉबलस्टोन लेके मैंने अपने वीट फील्ड्स के चारों ओर एक वॉल बनानी शुरू कर दी। गाइस, हर बार के ऑर्डिनरी वीट फार्म के लुक से मैं बोर हो चुका था, इसलिए मैंने इस बार कुछ अलग किया, कुछ ऐसा जिससे इस विलेज की सुंदरता और बढ़ जाए। वॉल्स कंप्लीट करने के बाद मैंने एक शेयर बनाया और अपने पुराने विलेज में चला गया। वहां से मैंने कुछ फन और वाइन्स कलेक्ट किए और वापस आके उन्हें क्लिप्स में लगा दिया ताकि वो और ज्यादा नेचुरल लग सके। और साथ ही जगह जगह पर मैंने उसमें कुछ ग्लोबेरीज भी लगा दी। उसके बाद मैंने अपनी सारी चेस्ट खंगाली और मेरे पास जितने भी फ्लावर्स थे मैंने उन्हें एक चेस्ट में रखा और कुछ बोन ब्लॉक लेके मैं निकल गया एक और फ्लावर को लेने, जिसका नाम था ब्लू ऑर्किड, जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। पर वो फ्लावर सिर्फ स्वयं बायोम में ही मिलता है। मैं काफी देर से उड़ते हुए स्वयं बायोम को ढूंढ रहा था, पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। मुझे एक बैडलैंड तक मिल चुकी थी, पर स्वयं बायोम का कहीं नामो निशान नहीं था। अब जब बैडलैंड पहुंच ही गए थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा डेड बुश ही इकट्ठा कर ले, कम से कम डेकोरेशन के काम तो आएगी। मैंने ओशन से कुछ और सी पिकल्स और साथ में वो रंग बिरंगे हाँ वही वो लिए और फिर से ढूंढने लग गया स्वयं बायोम को। रास्ते में फ्लाई करते हुए मुझे ओशन से एक एल्डर गार्डियन ने माइनिंग फटीग भी दे दिया था। ये एल्डर गार्डियन तो कुछ ज्यादा ही तेज था। इस माइनिंग फटीग से तो थोड़ी देर के लिए मेरा गेम ही ग्लिच करने लग गया था, पर थोड़ी देर में ही सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था और कई घंटों की मेहनत के बाद फाइनली मुझे स्वयं बायोम मिल चुका था। मैंने वहां से अपना ब्लू ऑर्किड लिया, फिर कुछ लिली पैड लेके एक जगह पर बोन मिल मार के और ब्लू ऑर्किड कलेक्ट करने में लग गया। बोन मिल खत्म होने पर मैं वहां से निकल गया, पर मेरे पास काफी सारा ब्लू ऑर्किड कलेक्ट हो चुका था। अपने विलेज में पहुंचने के बाद मैंने लेक में लिली पैड लगाए, फिर एक आखिरी फ्लावर लेने के लिए निकल गया। मैंने काफी सारे सनफ्लावर्स को इकट्ठा किया और वापस अपने बेस के लिए निकल गया। सारी तैयारी करने के बाद मैंने सब कुछ अपनी इन्वेंट्री में रखा और वीट और फ्लावर फील्ड्स बनाने स्टार्ट कर दिए। मैं यहाँ पर इतनी मेहनत से एक एक बीज बो रहा हूँ और इन खुले सांडों का यहाँ पर नंगा नाच चल रहा है। और इस वंडरिंग ट्रेडर की हिम्मत तो देखो, मेरे ही आंखों के सामने अपने इन थुकेले लामास को यहाँ पर चराने लाया है। बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। और अपने खेतों की जिम्मेदारी मैंने इस चमनसी को दे दी। वीट फील्ड्स कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने विलेज के पाथवेज को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने पाथवे में कुछ डेड बुश लगाए, कुछ फ्लावर्स लगाए, कुछ बेरीज लगाए और कुछ ग्रास और फर्न ऐड किए। और साथ ही अपने विलेज के आसपास मैंने फेंस की मदद से कुछ छोटे छोटे मशरूम और ओक ट्रीज बनाए। उसके बाद मैं एक केव में गया और वहां से कुछ ग्लो लाइटिन लेके आया, जिसे मैंने अपने पूरे पाथवे में लगा दिया ताकि रात के वक्त वो पाथवेज थोड़े से ग्लो कर सके। पाथवे को डेकोरेट करने के बाद मैंने अपने लेक के पास में एक और वीट फील्ड बनाया और अब ये एरिया मेरा कंप्लीट लगने लगा था। और अब जाकर फाइनली मैंने उस एरिया को फिक्स करना स्टार्ट कर दिया जहां पर मैंने अपनी चेस्ट रखी थी। अगले दिन थोड़ा सा दूर जाके मैंने बोन मिल की हेल्प से कुछ मॉस ब्लॉक बनाए और फिर उससे मॉसी कॉबलस्टोन बना के उन्हें वाटरफॉल के पास में लगा दिया। मैंने अपने इस वाटरफॉल में ज्यादा कुछ काम तो नहीं किया था, पर हाँ थोड़ा सा कॉबलस्टोन इधर उधर लगाने के बाद ये अच्छा लगने लगा था। अगले दिन जब मैं अपने लेक के पास से गुजर रहा था तो मेरी नजर उन पिलेजर्स के ग्रुप पर पड़ी जो मेरे उस लेक के खूब मजे ले रहे थे। अब उनको ऐसे एंजॉय करते हुए मारना तो ठीक नहीं था ना, इसलिए मैं वहां से निकल गया और वापस अपने काम में लग गया। मैंने अपने विलेज के आसपास में कुछ और ट्रीज लगाए और फिर एक छोटा सा कैरेट फार्म भी बनाया। मुझे इस वीडियो की शुरुआत में ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट कैसे करूं, पर अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे एंड कहां पर करूं, क्योंकि मुझे एक के बाद एक बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आ रहे थे। पर कभी ना कभी इस प्रोजेक्ट को खत्म तो करना था ना, इसलिए मैंने विलेज के आसपास थोड़े से और बुशेस लगाए और काम शुरू कर दिया अपनी इन सारी चेस्ट को यहां से हटाने का।
थोड़ी देर की दौड़ भाग और मेहनत के बाद मैंने सारी चेस्ट को यहाँ से हटा के फिलहाल के लिए अपने स्लाइम फार्म के अंदर रख दिया था और आखिरी में मैंने अपनी एंडर चेस्ट को भी वहां से हटा दिया। उसके बाद मैंने उस एरिया को थोड़ा सा डेकोरेट और फिक्स किया और फाइनली हमारा कस्टम विलेज बनकर तैयार हो चुका था। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस विलेज में विलेजर्स तो है ही नहीं, तो ये उनके लिए एक सरप्राइज होगा जो उन्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तब तक के लिए अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आया तो दबा दो लाइक का बटन और दिखा दो ताकत नवरित आर्मी की।